Hello students, now we'll be starting with the next lecture which will include the chemical properties of group 15 elements. अब chemical properties में सबसे पहली क्या चीज़ आती है वो हम देखते हैं. chemical properties और chemical reactivity अलग चीज़ है. chemical properties में मेन दो चीज़ें आएंगी, एक आएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आएगा उसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग. नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हम सीधा एनोमलस बिहेवियर पढ़ेंगे. एनोमलस मतलब क्या? दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो जैसे नाइट्रोजन है उसका बिहेवियर अपनी फैमिली में सबसे अलग होता है. सिमिलरली जैसे ऑक्सीजन आएगा, जो भी पीरियड नंबर 2 में है इनके बहुत प्रॉब्लम है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये एलिमेंट्स शो करना प्रेफर करेंगे. तो क्या हम बोल सकते हैं, कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने फॉस्फोरस का एग्जांपल लिया, ऐसे ही रफली हम लेते हैं, इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3. ये फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन है. अब फॉस्फोरस कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हेडिंग हम डाल देते हैं यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और साइड में हम लिखते हैं ट्रेंड्स. ट्रेंड्स का मतलब क्या हो गया कि ट्रेंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कैसा ट्रेंड आता है. तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगी जो स्टेबल कन्फिग्रेशन बना के दे इलेक्ट्रॉन लेने या देने पे. सबसे पहले मैं लेने की बात करता हूँ. अगर ये कन्फिग्रेशन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा. 3 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा उस केस में -3. अच्छा, दूसरा एक और तरीका है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी तो स्टेबल जो नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है वो अटेंड कर लेगा. किसका? सॉरी, ये 1s2 2s2 2p6 आएगा ना यहाँ पे. अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये आर्गन का कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा, और 5 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये नियॉन का कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा. मतलब दूसरा एक ऑप्शन और है इसके पास, क्या? +5. अच्छा, एक और ऑप्शन है, ऑल्दो इन दोनों जितना स्टेबल नहीं है, बट सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है. फिर स्टेबल होता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन. फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. क्या मैं बोल सकता हूँ अभी भी ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स क्या है? फुलफिल्ड. ऑल्दो इन दोनों जितना स्टेबल नहीं है बट स्टेबल तो है. तो ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. 3 दे रहा है ना तो +3 आएगा, 5 देगा तो +5 आएगा, -3. 3 ले रहा है. अब इन दोनों का, ऊपर वालों का जो दोनों का ट्रेंड है वो क्या रहता है? सेम रहता है. जनरली माइनस किस पे स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जो ऊपर प्रेजेंट है. तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो जो ट्रेंड होगा वो कैसा होगा? डिक्रीजेस. मतलब किसकी बात हो रही है? स्टेबिलिटी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज -3 ऑन नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल. अब मैं +5 से पहले +3 की बात करता हूँ. ट्रेंड में बता देता हूँ, इसका डिक्रीजेस है, इसका इंक्रीजेस होता है. ये लास्ट वाला पहले डिस्कस करते हैं. इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया? दैट इज +3 ऑन बिस्मथ इज मोस्ट स्टेबल. बिस्मथ पे क्यों +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. आउटरमोस्ट जो s इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसके अंदर कितने s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2. तो वो 2 को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने से रोकना, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखें, रेजिस्टेंस टू आउटरमोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे अफेक्ट नहीं करेंगे. मतलब क्या हो गया? ड्यू टू इनर्ट पेयर को अगर हम IP से लिखें, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जो होती है डिक्रीजेस बाय 2. पॉजिटिव में कितनी थी? +5. 2 से डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? +3. तो +5 का जो ट्रेंड है वो क्या? +3 का क्या ट्रेंड है कि +3 बिस्मथ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ता है. ये जो ऑन मूविंग लिखा है ना, दिस इज ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और ये क्या बोल रहा है? दैट इज सेम ट्रेंड है. +5 ऑन नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल.
ठीक है, इसको हम वैलेंसी भी बोल सकते हैं, ऑल्दो डिफरेंस होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट अभी के लिए ठीक है। तो ऊपर वाले जो दोनों है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है वो जनरली याद रखनी है, फिर जो ट्रेंड है वो याद रखने का लॉजिक दिमाग में होना चाहिए। नेगेटिव का ट्रेंड कैसे पता पड़ेगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये -3 n पे क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है? बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा माइनस चार्ज उस पर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। प्लस में हमेशा कंपेयर करने के लिए ये तो लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से, और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता भी लास्ट वालों में, मतलब बिस्मुथ में पूरी तरीके से लगेगा, थोड़ा बहुत एंटीमनी में भी लगता है। मेजरली जो बड़े एलिमेंट्स है ये जो लगता है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ भी ये भी लिख देता हूँ मैं, ओनली एप्लीकेबल फॉर लार्ज एलिमेंट्स लाइक बिस्मुथ। इस केस में हम लिख देते हैं, थोड़ा बहुत एंटीमनी में भी है बट बिस्मुथ का याद रखो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मुथ पे लगता है, तो बिस्मुथ की जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 2 से कम हो जाएगी, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आउटरमोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स को वो रिएक्ट करने से रोकेगा। तो +5 से 2 कम कर दो, कितना हो गया? +3। +5 का ट्रेंड क्या, मैं उल्ट, दोनों इंटरलिंक्ड है ना, +3 जिसका ज़्यादा स्टेबल उसका +5 कम स्टेबल, तो इसीलिए इसमें भी ट्रेंड क्या आ जाएगा? इस टाइप का आ जाएगा। ऑल्दो कुछ और नोट में पॉइंट्स लिखते हैं हम, ये ख़त्म करने के बाद लिखना आप लोग यहाँ पे नोट अगर हम करें तो। फर्स्ट पॉइंट, ऑल्दो नाइट्रोजन शोज +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। नाइट्रोजन की बात करें, फॉस्फोरस पे भी होता है, फॉस्फोरस पे +3 भी होता है, ठीक है। अब +3 तो चलो जनरली है, बट जनरली नाइट्रोजन जो है वो +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ empty d orbitals, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन पे +1, +2, +4 होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नाइट्रोजन का जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी और कोवैलेंसी बिल्कुल अलग चीज़ है, ध्यान रखना। व्हाट इज कोवैलेंसी? कोवैलेंसी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एलिमेंट कैन फॉर्म। मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, ये कोवैलेंसी होता है। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है, +5 नाइट्रोजन पे स्टेबल होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होना अलग चीज़ है, और कोवैलेंसी उसका कितना है? 4। कोवैलेंसी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिट, कितने अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं रिएक्शन के लिए, या मैं बोलूँ कि कितने वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स हैं। वैलेंस शेल नाइट्रोजन का क्या होता है? सेकंड, 1s2 2s2 2p3, तो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल। मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है? 4। तो इसीलिए नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना है? 4। कोवैलेंसी क्या होता है? एक एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स, जबकि बाकी एलिमेंट्स 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट आ गया। अब जो बी पार्ट आएगा दैट वुड बी एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बी पार्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। क्या क्या एनोमलस बिहेवियर है, पॉइंट बाय पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। पहला, ओनली नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स नाइट्रोजन जब भी बनाता है तो ऐसे ऑर्बिटल्स के साथ, ऐसे एटम्स के साथ बनाता है जिनके आउटरमोस्ट में p ऑर्बिटल ही खाली होता है। तो दोनों का जो, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, तो साइडवेज नाइट्रोजन के केस में p पाई बॉन्डिंग फॉर्म करके देता है, कैन फॉर्म p पाई बॉन्ड्स विद अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन या लाइक विद इटसेल्फ, इस तरीके से। वेयरएज रेस्ट ऑल एलिमेंट्स
फॉर्म p पाई d पाई और d पाई d पाई बॉन्ड्स। क्यों ऐसा? क्योंकि जो जैसे ही साइज बढ़ जाती है तो साइज बढ़ने की वजह से p और p के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है उसमें इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग या उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनते हुए ओवरलैपिंग का अमाउंट कम होता है, तो जैसे ही साइज बड़ा हो जाएगा वो ओवरलैपिंग का और साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट और कम हो जाएगा ड्यू टू इनएफिशिएंट overlapping because of more size, because of क्या आ जाएगा? more size। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर टू पे अगर हम जाएं तो n सिंगल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन N2। इन क्या हो जाएगा यहाँ पे? N2। रेदर N2 में कैसा बॉन्ड बनता है? N ट्रिपल बॉन्ड N इज फॉर्म्ड। मतलब क्या हो गया कि N और N में सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स। उल्टा वो ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते क्योंकि साइज बड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है सिंगल बॉन्ड से, तो एटम्स पास आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसमें क्यों n सिंगल बॉन्ड n नहीं फॉर्म होता है ये सब आपको लिखना है नोट्स में। n या मैं चलो लिख देता हूँ, n इज नॉट फॉर्म्ड। n सिंगल बॉन्ड n क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इन स्मॉल साइज्ड नाइट्रोजन का साइज क्या है? स्मॉल है। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो मैं बोल सकता हूँ 2 4 इसके ऊपर रह जाएंगे, 4 इसके ऊपर भी रह जाएंगे। तो इतने ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या है? इसके ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या है? सिर्फ एक लोन पेयर ही रहेगा। यहाँ पे आ गया 3 तो यहाँ पे आ गए, तो एक लोन पेयर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि n के अंदर N2 बनता है, P के अंदर P4 या जो भी बनता है, P4 बनता है वैसे तो N2 के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि P4 में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सिग्मा या फिर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। N सिंगल बॉन्ड N नहीं बन सकता, P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बन सकता। ये अच्छे से मतलब P की बात कर रहा हूँ या उसके नीचे वालों की A की बात है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो मेजरली एनोमलस बिहेवियर नाइट्रोजन का शो करते हैं। एक और अपन लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स, वेयर एज ऑल दी अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 5 बॉन्ड्स। तो ये मेजर पार्ट है जो अपना यहाँ पे कवर होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी, कि अगर वो रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में हम इनका रिएक्टिविटी पढ़ेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स के साथ। तो सबसे पहला जो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज, अगर मैं सारे एलिमेंट्स को E से रिप्रेजेंट कर दूँ, E एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या बताएगा? NP, AS, SB और BI। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हेडिंग है अपना दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करवानी है इसकी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो E है उस पर, मतलब हाइड्रोजन पे तो +1 है, तो E का मेरे को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज, तभी आपस में कंबाइन होंगे। E पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? -3। तो जो बेसिक 10th का अपना तरीका है फॉर्मूला बनाने का, हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके EH3। E का कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले अभी देखो, अभी तक जो अपन ने बात की थी ना, वो बात की थी एलिमेंट्स की। अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स जो बने हैं इनकी। इन सबको जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाया जाता है उनको बोलते हैं हाइड्राइड्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। BDE स्टैंड्स फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा हाइड्राइड का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी या एंथैल्पी चाहिए वो। तो जितना छोटा एटम है, जितना छोटा एटम होगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो मतलब इसके अंदर अगर हम बोलें तो जो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स का ऑर्डर है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, NH3। पहली तो ये चीज़ हो गई। फिर नंबर 2 अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट इज बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बेसिसिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, बाय द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। हर एलिमेंट के पास जो ग्रुप 15 में है उसके पास एक लोन पेयर होता है, तो उसकी टेंडेंसी है कि वो अपना लोन पेयर क्या करे, डोनेट करे। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट इजीली डोनेट्स लोन पेयर एंड हेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अमोनिया की बात हो रही है बेसिकली। तो अगेन इसमें भी जो ट्रेंड रहेगा वो यही वाला रहेगा, NH3 ग्रेटर देन PH3 एंड लास्ट में कौन आ जाएगा, BiH3। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट एक जनरल ट्रेंड यही रहेगा। लास्ट एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक जनरल ट्रेंड होता है दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब क्या हो गया, दैट इज ऑर्डर रिवर्सेस। ऑर्डर रिवर्सेस मतलब क्या आ जाएगा, NH3 लेस देन ऐसे करते करते BiH3, और आई कैन से दैट BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका लॉजिक तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि BiH3 में B पे क्या है, -3, और -3 सबसे ज़्यादा अनस्टेबल Bi पे ही होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो नाइट्रोजन पे होता है। तो ऑब्वियसली वो -3 से दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो खुद को क्या करना चाहेगा, वो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, साथ वाले को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस। देयरफॉर BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो ये चीज़ हो गई। एक और छोटा सा पॉइंट है, वो आपको पता ही है, उसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। व्हाट, दैट इज NH3 हैज़ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ नाइट्रोजन की बात हो रही थी पहले बॉइलिंग पॉइंट के, जिसमें सबसे कम था। यहाँ नाइट्रोजन की नहीं, NH3 की बात हो रही है। हैज़ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। क्या रीज़न है इसका, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, लेकिन नाइट्रोजन के हाइड्राइड दैट इज NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपना जो रिएक्शन विद हाइड्रोजन है वो खत्म होता है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लास्ट पार्ट विल बी केमिकल रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। और फाइनली हम एक और चीज़ देख लेंगे, सी दैट इज विद हेलोजन। यहाँ पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएगी। पहले अगेन अपन देखते हैं फॉर्मूलाज। अच्छा, एक चीज़ है कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5, दैट इज हाइयर देन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली क्या चार्ज शो करेगा, -2। तो जो E है उसको प्लस चार्ज शो करना पड़ेगा। प्लस में उसके पास दो ऑप्शन है, एक या तो वो +3 शो कर सकता है और दूसरा या फिर वो +5 शो कर सकता है। तो दो जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो कौन से होंगे, एक तो होगा अपना E2O3 एंड दूसरा होगा अपना E2O5, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें निकलता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ AS अगर मैं लिखूं ऑफ E2O5 इज ग्रेटर देन AS ऑफ E2O3, बिकॉज इसमें E2O5 पे E पे +5 है, anion तो सेम है, इसमें +3 है। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जो
+5 वाले ऑक्साइड्स हैं और जो +3 वाले ऑक्साइड्स हैं उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 पे आ रहा है, तो +5 का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए वो +3 से ज़्यादा स्टेबल है। एक तो ये चीज़ हो गई, फजान रूल से ही आया है। फजान रूल अभी मैं थोड़ा बहुत आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ना कि नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और मेटलॉइड्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वेयर एज मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि नॉन मेटल्स कौन कौन है, दो है ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, ये तो पता है ना। और फिर कौन आता है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये दोनों क्या है, मेटलॉइड्स हैं, देयरफॉर दे फॉर्म एम्फीप्रोटिक भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड बिस्मुथ फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। ऊपर वाले ज़्यादा एसिडिक होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, कम एसिडिक होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। यहाँ आता हूँ मैं, हेलोजन पे जनरली नेगेटिव चार्ज ही होता है। क्या चार्ज होगा उस पर, -1। तो अगेन ई पे 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 + x पे -1 और दूसरा ऑप्शन है ई पे +5 और x पे -1। तो फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे, EX3 एंड EX5। अच्छा, हेलोजन के साथ जो भी E होगा उसको सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। N2O5 तो बनता है, लेकिन NX5 नहीं बन सकता ना, क्योंकि नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे NX5 बनाने के लिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि EX5 इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन E इज नाइट्रोजन। बाकी सब पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। फिर दूसरी चीज़ अगेन नाइट्रोजन के लिए है, ऑल द ट्राइहेलाइड्स आर स्टेबल। सबके ट्राइहेलाइड्स स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर द ट्राइहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें एक और चीज, ऑल्दो NF3 is stable, NF3 is the only ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन। याद है ना, NF3 NH3 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करते थे अपन 11th में। NF3 इज द ओनली ट्राइहेलाइड जो कि नाइट्रोजन के केस में वो क्या होता है, स्टेबल। NCl3 इज अ वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड, होता है बट थोड़ी देर के लिए होता है। बाकी सब जो ट्राइहेलाइड्स है वो अनस्टेबल होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज of nitrogen, it can't accommodate large हेलोजन्स। लार्ज X मतलब लार्ज हेलोजन एटम्स को छोटे साइज नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स तो बनते ही नहीं है, ट्राइहेलाइड बनते हैं, लेकिन एक ही स्टेबल है NF3, NCl3 एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, ये सारी कहानी खत्म हुई। अब फजान रूल में थोड़ा बता देता हूँ। एक चीज़ और अपन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर, इसी से मैं लिखता हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ पेंटाहेलाइड्स इज ग्रेटर देन CC, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ट्राइहेलाइड्स। नोट्स जब आप बनाओगे तब मेरे को ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चाहिए, पूरा वीडियो देख के ढंग से पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है। वाई? बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। एनायन के भी चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज है, आयनिक कैरेक्टर की उल्टी हो जाएगी। एसिडिक की जगह बेसिक आ जाएगा, चार्ज ऑन कैटायन एनायन इन्वर्स में चले जाएंगे, साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ जाके ये जो अपना लेक्चर है दैट इज ओवर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, थैंक यू।